जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे और जिंदगी में वापस जाओगे तो आप हैरान होगे, क्या ये वही दुनिया है जिसमें अभी तक रहते थे? बदली नजर आएगी, और वो जो बदली नजर आएगी वहां पे व्यक्त कम करना है, वहां पे कोशिश करनी है कि उसको पिए। क्योंकि देखिए, सच बात तो यह है कि मौन घटता है। मौन कोई ऐसी चीज नहीं है जो चुप्पी से आता हो, लेकिन अब आपको इतना ही सब आ जाए तो जरूरत क्या है किसी चीज की? तो इसलिए धक्के होते हैं कि इस तरीके से धक्के दिए जाएं आदमी को, चुप्पी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो वो बोलता है, दिन भर व्यक्त करता है। तो इसलिए मैंने, अब असल में मैं भी थक गया हूं और बहुत थक गया हूं। और थक गया हूं का मतलब नहीं है कि निराश हूं। थक गया का मतलब यह है कि जिंदगी के अगले चरण आ रहे हैं। 4 चरण होते हैं इंसान की जिंदगी के, और ओशो से वो 4 चरण मैंने अलग अलग तरीके से सीखे। मैंने उस दिन पोस्ट भी डाली थी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी। देखिए, एक तो ओशो हैं जिनको हम जानते हैं रजनीश चंद्र मोहन के नाम से, ठीक है। दूसरे ओशो हैं भगवान श्री रजनीश, आचार्य श्री रजनीश। तीसरे हैं भगवान श्री रजनीश, है ना, और चौथे हैं ओशो। तो ये 4 जो हैं, आप लोगों को एक व्यक्ति नजर आता होगा, मुझे नहीं आता। मुझे 4 अलग अलग नजर आते हैं और मैंने चारों से सीखा। और मैं कभी कभी जो कंट्रोवर्सी है उसका रीजन ये है कि कभी मैं किसी तल पे बोल रहा होता हूँ, सुनने वाला कोई दूसरे तल पे होता है और लोगों को लगता है ये विरोध की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, रजनीश चंद्र मोहन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप उसको जी सकते हैं, एक साधक के रूप में, जो अभी संदेह उठा रहा है, जो अभी क्रांतिकारी है, जो संदेह उठा रहा है। आचार्य श्री रजनीश आप उस चरण को कह सकते हैं जिसमें वो व्यक्ति अब शांत होने की तरफ बढ़ा है, जो विद्रोह किए, जो संदेह उठाए, वो अब खुद के आचरण में भी लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आचार्य हुआ। वो खुद के आचरण में उन चीजों को ला रहा है जो बातें वो कहता था। तीसरा चरण होता है जिसमें भगवान का, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उस चीज को उपलब्ध हुआ जिससे जीवन में शांति आती। लेकिन जिसको समाधि आप समझते हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है अल्टीमेट जो रहने वाली है। समाधि को संभालना भी पड़ता है, और अगर उसे ना संभाला जाए तो वो भी खोती है, बहुत लोगों की खोई है। तो इसलिए समाधि को भी संभालना पड़ता है। लेकिन समाधि जो है वो एक जिम्मेदारी की अवस्था भी है, जिसमें लोगों को लगता है कि जगत के लिए कुछ करना चाहिए। अक्सर लोग समाधि को जब जगत के लिए कुछ करने की अवस्था में ढालते हैं तो एक स्थिति होती है कि जगत से निराशा हाथ लगती है, क्योंकि कोई क्यों बदलेगा? आपके कहे पे कोई क्यों अपने जीवन को बदलेगा? लोग हर एक अपना जीना चाहते हैं। ये जब निराशा हाथ लगती है तो फिर अंत में ये लगता है कि चलो हम दूसरों को भले ना कुछ कर पाए, लेकिन हमने जो कमाया था उसे तो बचा लें। तो चौथी अवस्था है जिसको हम ओशो मानते हैं, वो मौन ही है, वो अपने में चित्त में शांत हो जाना। एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि आपने ओशो को कुछ ऐसा बोल दिया कि जो नाराजगी हो गई। तो मैंने कहा कि ओशो का अर्थ होता है समष्टि में विलीन, और जो विलीन ही हो गया उसे मेरे कुछ कहे का कैसे फर्क पड़ सकता है? ठीक है। लेकिन जो ये नहीं समझते कि मेरा गुरु अस्तित्व में विलीन हो गया, वो शरीरों को पकड़ लेते हैं और वहां से पीड़ाएं होती हैं। आप में से क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, मुझे पता है कि जो ओशो से जुड़े हैं। मैंने पूछा नहीं, मैंने किसी को टटोल के नहीं देखा। सच कहें तो पूरे चेहरे भी नहीं देखे मैंने आप लोगों के, कौन कौन हो, क्या हो, और जरूरत भी नहीं समझता। तो ऐसी स्थिति में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मैंने मौन के लिए यहाँ पे दिया, ये केवल आप लोगों के लिए नहीं दिया, ये मैंने अपने लिए भी दिया। मेरी भी स्थिति ये है कि मैं थक गया हूं, और ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, थक गया हूं।
और थका इस रूप में हूं कि मैंने जिस जगत को अपना ही अंग मान के उसको सुधारने की कोशिश की, वो मेरा अंग ही मेरे खिलाफ लगा है। और अपना ही शरीर का हिस्सा अगर आपके खिलाफ लग जाए, जैसे आपका पैर काम ना करे और आपको चलना भी हो, तो थकान होती है कि नहीं होती? तो मेरी जो थकान है वो शारीरिक थकान नहीं है मेरी, बल्कि मैंने जिस शरीर के हिस्से को पूरा माना वो चल नहीं रहा वैसा, तो मुझे थकान आई, मेरी एनर्जी वेस्टेज हो रही थी। इसीलिए मैंने ओशो को भी वहां से हटा के अपने कमरे में रख लिया। मैंने कहा आओ यार, हम तुम आपस में निपट लेंगे, झंझट खत्म करते हैं, है ना, बाकी सारे झंझट ही हैं तो खत्म करते हैं भाई। तो मैंने खत्म कर दिए यहाँ पे। इसीलिए मैंने ये मौन के लिए कहा, क्योंकि ये इतनी सुंदर और अच्छी जगह है कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और ये मैं कई बार लोग बात उठाते हैं धन के लिए, धन नहीं, मैंने कभी धर्म को धंधा नहीं बनाया, धंधे से कमा के धर्म में लगाया, यही मेरा इतिहास है। एक भी आदमी नहीं कह सकता ओशो जगत का कि जिससे मैंने कभी चंदे की 10 पैसे की रसीद काटी। मैं अपने तरीके से काम किया, अपने थेरेपीज का किया, जो भी किया है ना, तो उसको करके यहाँ तक खड़ा हुआ। और मैं यही जीवन भर करता रहूंगा। मैं जीवन भर तैयार हूँ लोगों को यहाँ कि उनके जीवन में कुछ घट जाए, मौन हो जाए, शांत हो जाए, कुछ अच्छे जीवन में कार्य करें। तो ये मेरी अपेक्षा रहती। ये कोई प्रवचन जैसा मत समझिएगा, ये जाते वक्त एक आप लोगों के लिए मित्रवत बैठक है जिसमें हम अपनी बात आपसे कह रहे हैं और इस उम्मीद से कह रहे हैं कि जैसा भी आप अच्छा बुरा जो भी महसूस करेंगे उसको थोड़ा थोड़ा शांत होके ही जाएंगे तो वो आपके संग घर तक जाएगा। होता है कि आप ध्यान कक्ष से निकलते हैं और एकदम एक्टिव हो जाते हैं और चीजों में, तो ध्यान में जो कमाया वो आपके प्रांगण में नहीं आता। तो उसी प्रकार ध्यानी का पहला फर्ज है कि ध्यान को निकाल के ध्यान कक्ष से प्रांगण में लाए, फिर धीरे धीरे वो प्रांगण से ध्यान को निकाल के रोड पे लेके जाए और रोड से वो ध्यान को आगे बढ़ा के अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में लेके जाए और उस कार्य क्षेत्र से फिर वो अपने जीवन में फैलाए। क्योंकि उसका जीवन जो है केवल ध्यान कक्ष नहीं है, जीवन ऑफिस भी है, परिवार भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, सब हैं। और अगर सब जगह नहीं फैलेगा तो फिर ध्यान नहीं फैला। तो मेरा अपना ढंग रहा, मेरा ढंग ये है कि जो मैंने ध्यान कक्ष में पाया, साड़ी का ब्लाउज में कई बार उदाहरण देता हूँ ना, ब्लाउज का टुकड़ा मिल गया तो औरतें उसी कलर का ढूंढ लेती हैं जाके साड़ी। तो उसी तरीके से ध्यानी का फर्ज है कि जो उसके जीवन में आनंद आता है वो उस आनंद को और जगह भी खोजे, और जगह भी तलाशे, और निश्चित मिलेगा, निश्चित उसे मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो बस मेरी इसी आकांक्षा के साथ कि आप लोगों का जीवन बढ़िया हो, आप लोग अच्छी यात्रा करें, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर किसी को कुछ कहना सुनना हो, शिकायतें गिले, तो वो कह सकता है, मुझे उससे आपत्ति नहीं। चलिए, तो आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी बढ़िया जगह आपने प्रोवाइड करी। मैंने क्या, अपने नेचर ने करवाई थी। बढ़िया रहने के लिए स्थान, भोजन और मेडिटेशन के लिए, सम्मान के लिए। ये बच्चे हैं, सब करते हैं। मैं तो इन बच्चों का आभारी हूँ। असल में जिस सखा परिवार को अभी दुनिया समझ नहीं पा रही, ये वही सखा परिवार है जो भविष्य बनेगा, जिसको अपने ढंग से ओशो ने कम्यून कहा। ओशो ने अपने कम्यून का एक उदाहरण दिया था दुनिया को कि ऐसे भी लोग रह सकते हैं, लेकिन वो असफल रहा। और हो सकता है सखा परिवार भी असफल रहे, लेकिन ओशो ने यह भी कहा था कि प्रयोग जारी रहने चाहिए, लोग अभी और होने चाहिए जो इस प्रयोग को बढ़ाएं। तो मैंने उस प्रयोग में और अपने प्रयोग में एक अंतर रखा। बाकी तो हम कम्यून जैसा ही जीते हैं, लेकिन एक अंतर रखा, शब्द परिवार दिया, क्योंकि परिवार की धारणाओं से हम बचपन से बंधे होते हैं, तो इसलिए परिवार शब्द दिया, हमें वो यूनिटी फील कराता है। नहीं तो कम्यून का मतलब थोड़ा सा ऐसा लोगों ने समझ लिया जहां सब अपनी मस्ती की चीजें करेंगे। तो अगर समूह में आप रहते हैं और केवल अपने आनंद पे आपका ध्यान है, दूसरे के आनंद पे नहीं है, जैसे कि कुछ मित्र थे, मुझे पता लगा, बताया गया कि कुछ मित्र थे, उन्हें बोलने में रस आने लगा था अंतिम दिनों में, होता है। लेकिन
यही संभालने का वक्त है कि हम अपनी यात्रा भले ही बाधित कर लें लेकिन दूसरे की ना करें। इतना ख्याल भी बहुत होता है। तो कम्यून के साथ एक प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये, हर एक को लगता था हम अपनी मर्जी का जीना चाहते हैं। जैसे अभी भी मुझे लोग भेजते हैं लगातार। अभी एक लड़की ने ही मुझे भेजा 4-5 दिन पहले कि स्वामी जी हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। हमने क्यों आना चाहते हैं? बोले वहां मस्ती से रहेंगे, जैसे मर्जी कपड़े पहनेंगे, जैसे मर्जी जिएंगे, जैसे मर्जी हंसेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। हमने कहा नहीं, ये तो इसलिए तो नहीं हमारे यहाँ आना होता। हमने कहा ये जो जैसे मर्जी है आप जीने चले आते हो, इसके लिए तो आप जीवन में संघर्ष करो, आपको पता लग जाएगा। भाई मूल्य तो चुकाना पड़ता है जीवन में, है ना। तो पहला तो मैंने यहाँ अंतर ये किया कि यहाँ परिवार है। निश्चित ही आप अपनी निजता को जी सकते हैं, लेकिन ओशो ने कहा था एक निजता और एक मैत्री। निजता आपकी अपनी है, आपका भोजन अपना होना चाहिए, कितना खाते हो वो होना चाहिए, नींद कितनी लेते हो ये आपकी होनी चाहिए, श्रम कितना करते हो ये आपका होना चाहिए, ये निजता है। लेकिन मैत्री का अर्थ होता है जहां दूसरे के लिए भी हम सहयोगी बने। आज मुझे बहुत खुशी हुई, कुछ बच्चे लगे हुए थे यहाँ पे, कल मैंने देखा, अच्छा लगा, सहयोगी बन रहे हैं ना आप। यहाँ पे थोड़ा सहयोगी बन गए, किसी ने बर्तन में हाथ लगा दिए, किसी ने प्याज काटने में लगा दिए, सहयोगी हो गए, बस इतना काफी है। तो ये मैत्री का गुण था। तो हमने सखा परिवार में निजता के साथ साथ मैत्री की एक परिभाषा स्थापित की। ये बिल्कुल उद्दंडों वाला जगत नहीं है। यहाँ आपने भले ही बाहर से सुनने में लगता हो सखा परिवार में बड़ी उद्दंडता है, लेकिन आपको यहाँ उद्दंडता दिखी? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छा आपका स्टाफ पूरा हेल्पफुल। पहली बात स्टाफ नहीं, जो भी ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे का ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं, वो हमारी लेकिन ये बेटा मेरे बच्चे हैं। वो हमारी और ये स्टाफ नहीं है, और ये मूल्यवान है, मुझसे ज्यादा मूल्यवान। शब्दों का ऊपर नीचे तो कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन सुधार के लिए कह रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत तो यहाँ पे मैंने डिसेंसी सिखाई। मेरे लिए किसी भी व्यक्ति की डिसेंसी बहुत बड़ी बात है, और कम से कम मेरे साथ रहते हुए तो डिसेंसी है। फिर उसके बाद अगर नहीं रहता, वो कुछ भी दिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे साथ रहेगा तो डिसेंसी में रहेगा। आप यहाँ स्त्रियों को देख लीजिए, चाहे पुरुषों को देख लीजिए, वो एक डिसेंसी में जी रहे। दूसरी चीज यहाँ पे जो कि मुझे लगा परिवार में होनी चाहिए, मेरा हमेशा से मानना ऐसा रहा है, और जो कि मैं कह देना चाहता हूँ आप सबको भी, मैंने जिंदगी में सबसे सुखी परिवार जो देखे, बचपन भाई 50 साल से ऊपर हो गया हूं तो देखा है, और छोटे जगह पे रहा हूं, मैंने सबसे खुशहाल परिवार को देखे जहां एक कार्य होता था और करने वाले 5 बच्चे, 4 बच्चे। आज क्या होता है, आज एक घर में 5 लोग हैं और 5 अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग कार्य से जुड़े हैं और धन कमा के ला रहे हैं। तो 5 बच्चे हैं, 5 तरीके से वो धन कमा के ला रहे हैं, 5 तरीके की दिक्कतें ला रहे हैं, और 5 दिक्कतें मिलके 6 दिक्कत हो जा रही हैं जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। पहले एक लाला की दुकान होती थी, उसके 4 बेटे होते थे, चारों मिलके वो व्यवसाय संभालते थे, और अगर कोई ऊंच नीच होती थी कि बीमार होता था, कुछ होता था, तो दूसरा संभाल लेता था। एक प्रॉब्लम होती थी दुकान की, संभालने वाले 4 होते थे। तो इस नजरिए के तहत मैंने सखा परिवार को इस तरीके से खड़ा किया कि हम अपना एक ही कार्य करें, किसी को कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं है, उसी का एक सहयोगी हो जाओ। कोई तबला बजा सकता तो तबला बजा लो, कोई मोबाइल चला सकता तो मोबाइल से कुछ कर लो, कोई लैपटॉप से कर सकता कुछ कर लो, कोई कुछ नहीं कर सकता तो वही कुछ और कर लो। तो इस तरीके से हमने एक व्यवस्था गांठी। तो पैसे को हमने यहाँ शामिल नहीं होने दिया। कोई भी व्यक्ति जो हमारे सखा परिवार में रहता है आके, उसको किसी तरीके से हम धन नहीं लाने को कहते, बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है कि कोई यहाँ पे धन अपना लाए, क्योंकि वो धन आएगा तो वो अपनी ऐड दिखाएगा, दूसरों पे मालिकाना हक दिखाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। और मेरे अंदर इतनी समझ है कि मैं सबके साथ बराबर का सलूक कर सकता हूँ। हाँ, ये बात अलग है अपने लिए थोड़ा अलग सलूक करता हूँ, लेकिन उसका रीजन भी है, समझदार हूँ, बड़ा हूँ। तो बाकी सब बच्चों की तरह सलूक करता हूँ। हर एक के लिए मुझे ख्याल है कि उसकी जरूरतें क्या हैं, मूलभूत जरूरतें जो हैं उसकी पूरी होनी चाहिए। तो ये जो सखा परिवार का कंसेप्ट है, ये नए तरीके का कम्यून है, और मेरी कोशिश है कि मैं इसको जिंदा रखूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ध्यान हो सकता है मेरे जीवन से चला जाए, हो सकता है आश्रम मेरे जीवन से चला जाए, लेकिन सखा परिवार या इस तरीके के
परिवार की सोच मेरे अंदर से नहीं जाएगी। आप लोग सखा परिवार को भले ही 2017-18 से सुनते हो सखा परिवार, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे है बच्चा शामिल है कि नहीं है। एक संघपाल करके आपने देखे होंगे, संघपाल करके देखें जो ध्यान करते हैं, अभी इस समय नहीं है वो मेरे साथ 99 से जुड़ा हुआ, वो सामने से जी, वो 99 से जुड़ा हुआ और वो जानता है कि तब भी मैं ऐसे ही, हमारे साथ कई बच्चे रहा करते थे जिनका खर्चे में उठाता था तब भी, और अभी भी वो यहाँ आए हैं क्योंकि उन्होंने घर त्याग दिया। अब वो परिवार वाले इज्जत नहीं देते और वो अपने 1-1.5 साल से भटक रहे थे इधर उधर। उनको पता लगा कि स्वामी जी ने आश्रम बना लिया तो यहाँ आ गए 1.5-2 महीने से। कहने का अर्थ ये है कि ये मेरा स्वभाव रहा है हमेशा से। ये सखा परिवार की जो आज नाम हम सखा परिवार देते हैं, ये पहले भी था, तब इसको कोई नाम नहीं था और ये भविष्य है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए इसमें मैं बार बार परिवर्तन करता रहता हूँ, कुछ नियमों में, कुछ बातों में, ताकि ये जो भी कमियां हैं उसको सुधारा जा सके। और मेरा सखा परिवार के अतिरिक्त जगत को कोई शायद दान नहीं हो सकता। ध्यान बहुत कहे गए, बहुत लोगों ने करवाए हैं, बहुत तरीके की विधियां हैं, उनके लिए धन्यवाद है उन लोगों का। मैं चाहता हूं कि अगर इस जगत में कभी मुझे याद रखा जाए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि ये तो आपका ईगो है कि आपको याद रखा जाए। मैं कहता हूं कुछ ईगो सात्विक होते, और वो ईगो सात्विक ईगो इंसान से कुछ करवाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। भाई आप अपने छोटे ईगो के लिए घर चलाते हो, कार खरीदते हो, हम अपने थोड़े से बड़े ईगो के लिए आश्रम चलाते हैं, निःशुल्क शिविर करते हैं। तो ईगो भी अच्छे हैं, बशर्ते आपने दिशा क्या दी। और अब मैं मरने के बाद याद किया जाऊं तो मैं फोटो के रूप में याद किया नहीं जाना चाहता, क्योंकि फोटोओं के बड़े झंझट है। मैं याद किया जाना चाहता हूं अपने काम के रूप में, अपने सगा परिवार के रूप में। ये एक सगा परिवार एक इंसान बना के गया था। तो आप लोगों ने सगा परिवार के साथ जो वक्त बिताया है ना, सखा वेलनेस तो एक व्यवस्थागत नाम है, आप सब जानते हैं। आज की तारीख में बिना लिखा पढ़े के कुछ नहीं होता। तो निश्चित ही सखा परिवार ट्रस्ट भी है, लेकिन सखा परिवार ट्रस्ट इतनी समृद्ध नहीं थी जब बनाई गई थी कि सखा परिवार ट्रस्ट जो है वो ये सब बना पाए। मैंने कभी उसमें से एक भी रसीद किसी की नहीं काटी, बल्कि जो लोग मुझे कुछ देना चाहते हैं उनसे कहता हूँ उसी में डाल दो। मतलब मैं व्यक्तिगत खाते में नहीं डालता, उसमें डलवा देता हूँ कि चलो यार उसमें डालो, उससे कुछ हो। लेकिन ये सब जो बनाया था, ये स्पिरिचुअली जीनियस कंपनी के तहत बनाया था। वो एक प्रोडक्ट है सखा वेलनेस का, तो उसके तहत ये सब हुआ। लेकिन जल्द ही मैं ऐसा करने वाला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी इस व्यवस्था को सखा परिवार ट्रस्ट में मैं डोनेट कर दूँ। तो आप लोगों ने जो यहाँ वक्त बिताया, इसको आप लोग कैसा महसूस करते हैं? अपने ढंग से अच्छा बुरा जो भी आपको लगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इसमें सब अच्छा ही अच्छा होगा, निश्चित कुछ कमियां भी होंगी। तो कमियां हो तो पहले कोशिश करें, हमें बताएं कि उन कमियों को हम सुधारें, आगे और बेहतर करें। अगर कोई कमी रह गई हो, कोशिश मेरी ये होती कमी ना रहे। मैंने यहाँ मैक्सिमम कोशिश की है, अगर आप लोग महसूस कर पाए तो। हर चीज़ की कोशिश की कि यहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो, है ना। फिर भी होगी तो कही जा सकती है, और आप लोग बताएं। बाकी आप लोगों का नज़रिया है, और ये जो शिविर की व्यवस्था है हर महीने ये चलती रहेगी। हर महीने एक शिविर हम इस तरीके का करते रहेंगे। आपके जो मित्र हों उनको बोलें आप जाएं, पैसे की कोई बात है ही नहीं, निःशुल्क वाला ही शिविर है। उसके अतिरिक्त कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम सखा जी उस वक्त नहीं आ सकते, हमारा ऑफिस है या कुछ है। तो अगर ऐसे लोग आना चाहें वो किसी और वक्त में आ सकते हैं। उनके लिए एक न्यूनतम शुल्क रखा गया है 1100-2100 रुपये। या फिर अगर कोई ये कहता नहीं सखा जी हम पे वो भी नहीं देने के लिए, तो कोई बात नहीं, तुम किसी वक्त भी आ जाओ, इतना भी कोई झंझट नहीं है मेरे पास। लेकिन हम ये सब बातें इसलिए करते हैं एक उपद्रव ना खड़ा हो जाए, है ना, इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ इसमें। तो आप सब लोग वो ध्यान रखेंगे, अपने मित्रों को जिनको जरूरत हो इस जगह की, इस मौन की, वो आ सकते हैं।
नियम यही रहेंगे, मोबाइल रखवाया जाएगा। आप लोगों ने मोबाइल 1 हफ्ते रखा, आज आप महसूस करते होंगे कि कितना आप मुक्त हुए किसी चीज से। भले ही आपके पास मोबाइल आ गया है, लेकिन उसके आने के बाद लगेगा यार इसी के हम गुलाम थे। मालकियत का आभास होता ही तब है जब कुछ दिनों के लिए जो है इंसान उस चीज से दूर हो जो उसकी मालिक हो गई। अपनी मालकियत का एहसास कराने के लिए हमारे जो मालिक हो गए हैं उनसे हमें दूर होना पड़ता है। और वो मालिक कभी कभी धर्म हो जाते हैं, कभी कभी गुरु हो जाते हैं, कभी कभी व्यवस्था हो जाती है, और अधिकतर वो मालिक वो हो जाते हैं जिनको हम अपनी सुविधाएं समझते हैं। किसी के लिए एसी मालिक हो गया, किसी के लिए मोबाइल मालिक हो गया, किसी की गाड़ी मालिक हो गई, किसी की मकान मालिक हो गया। तो वो तभी पता लगेगा जब उससे दूर हटोगे, उससे बगैर पता नहीं लगता। और मोबाइल से बड़ा तो आजकल मालिक कौन। तो मोबाइल के लिए तो इंसान क्या नहीं कर रहा, जबकि मोबाइल सुविधा के लिए होता है। मैं कई बार यहाँ बच्चों से कहता हूँ, यहाँ आने वालों से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, मोबाइल मेरे हाथ में भी है और मोबाइल आपके भी हाथ में है। मैंने इसी मोबाइल से ये दुनिया खड़ी करी, और कितने लोग हैं जो इसी मोबाइल में इस दुनिया को केवल देख रहे हैं। फिर समझिएगा, मैंने मोबाइल से ये दुनिया खड़ी कर ली और लोग मोबाइल पे ये दुनिया देख रहे हैं। आप भी खड़ी कर सकते हैं, बशर्ते आप इसके मालिक बने, ना कि इसको अपना मालिक होने दें। ये इस्तेमाल के लिए है। बहुत से लोग हैं जिनके पास फोन तो बहुत कीमती है, लेकिन वो उसमें केवल वीडियो देखने के काम आता है। क्या जरूरत थी इतने महंगे फोन की? भाई जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उसके अनुरूप आपको इस्तेमाल करनी चाहिए चीजें। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जीवन की। आप सब अपने अनुभवों से बहुत कुछ जानते हैं। मुझे जो कहने योग्य लगा मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, आप सब प्यारे हैं, अच्छे हैं। मुझे जिंदगी में कभी किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं होती। सिर्फ उस व्यक्ति से मुझे शिकायत है जो व्यक्ति खुद के प्रति शिकायतों से भरा हुआ है। और जो व्यक्ति खुद के प्रति शिकायतों से भरा होता है, उसकी एक छोटी सी पहचान होती है। जो व्यक्ति खुद के प्रति शिकायतों से भरा होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा दुनिया को गलत बताता रहता है। वो कभी स्वीकार नहीं करता कि उसके कारण दुनिया में गड़बड़ है। अगर आप किन्हीं लम्हों में अकेले इस बात के लिए रोए नहीं हैं कि इस दुनिया में इतना हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो समझ जाइए आपके अंदर अभी इंसानियत की कमी है। कम से कम एक आध लम्हे ऐसे जरूर इंसान की जिंदगी में होने चाहिए जब वो इसलिए रोए कि दुनिया में इतनी तकलीफें हैं और हमारी सामर्थ्य कम है, या हमारी सामर्थ्य के बाद हम कुछ कर नहीं रहे हैं। इस बात के लिए यदि आपकी आंखों में आंसू तो समझो आप इंसान। ये लड़का आपने देखा होगा, इसी बीच में गिलहरी इसके हाथ लग गई थी। और मैं जैसे शब्द बोलता हूं अपने बच्चों से, आप लोग आपत्तिजनक मत समझना। मैंने कहा ससुरे इसको कुछ भी पता नहीं था, जिंदगी में ममता नाम की चीज भी कुछ होती है। लेकिन एक गिलहरी का बच्चा 2 दिन में इसको बहुत कुछ सिखा गया, और हमने रोका नहीं। एक बार भी हमने इससे जाके नहीं पूछा, ला दिखा कैसा क्या। ये सोच रहा होगा स्वामी जी ने तो ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। मैंने कहा सीखने दो इसको यही सिखाएगा। ये मेले की घूमता। हाँ, मेले के घुमा, उसके लिए रातों को जगा, उसके लिए रातों को करवट नहीं ली कहीं दब ना जाए। ये वरना ये तो कुछ नहीं करता। हमारे यहाँ सबसे जो लड़के ना, जो ना करने वाले कोई लड़के, उनमें सबसे ज्यादा यही। हाँ, उसकी अपनी योग्यताएं हैं, वो अलग हैं, लेकिन ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार इंसान के रूप में आज तक जिया है। और एक बात और कहता हूं, आप लोगों को जाने से पहले कहता हूं, ज्योतिष होने के नाते, ज्योतिष की नॉलेज होने के नाते, आप लोगों को अगर हो सके, आप कर सकें तो एक मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था राहु केतु के ऊपर। अगर आप उसको प्रयोग के रूप में अपने जीवन में उतारें 3 महीने के लिए, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी
कितनी नेगेटिविटी, कितनी प्रॉब्लम्स ऑटो सॉल्व हो गई। सबसे बड़ी मिसाल ये बैठा है लड़का, वैसे तो और भी हैं लेकिन ये भी मिसाल है। ये 25 साल से लगभग नशा करता है, 25 सालों से, और हर प्रकार का नशा। लेकिन आज ये लड़का खुद कहता है, मैंने तो पूछूं तो खुद कहता है कि अब मुझे नशे का याद नहीं आता। और ये उस प्रयोगों के बाद हुआ। अभी मेरी बेटी बात कर रही थी, उसका एक बच्चा है, तो थोड़ा सा ऑटिज्म से ग्रसित है। तो वो बच्चा क्या करता है कि उसको मैं उसका ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा हूँ। तो अभी वो बहुत एग्रेसिव हो गया था, कल के तारीख में बहुत एग्रेसिव अचानक हो गया। बेटी को संभाल नहीं रहा, सुबह से शाम हो गई और वो बस उसे घुमाओ, बस उसको गाड़ी लेके माँ बाप दिन भर घूमे हैं, घर के बाहर गाड़ी लगाएं वो रोने लग जाए, बहुत भयंकर तरीके के। तो उसको मैंने रात को, उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने उनको कुछ रागा भेजे, वो रागा उन्होंने यूज़ किए, बच्चा सो गया शांत होके। तो दामाद कहने लगे पापा होते तो मैं पैर छू लेता, भाई धन्य हो, इतनी दूर से कैसे संभालते हो। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि हमारे शरीर के अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ होता है हमारे शरीर के अंदर, हर ग्रह की ऊर्जा। अब इसी को दूसरे तरीके से अगर कोई कह ले तो उसको विटामिन्स कह लेते हैं, है ना। कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है, कुछ मिनरल्स की कमी, कुछ और चीजें जो डॉक्टर बोलते हैं। तो असल में क्या है, अगर आपके अंदर क्रोध की ऊर्जा बढ़ रही है जो कि आपको परेशान कर रही है, इसका मतलब है कि एक खास एलिमेंट एक्टिव है जो आपको क्रोध दिला रहा है। तो आपके शरीर में क्रोध को खत्म करने वाली भी एक ऊर्जा है, तो आपको बस उस ऊर्जा को जगा देना है। तो रागा सिर्फ इतना काम करते हैं कि उसको बैलेंस करने के लिए उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वो बैलेंस हो जाती है। ये क्रोध से संबंधित भी है और ये बीमारियों से संबंधित भी है। मैं ऐसे इलाज करता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है तो वो किस कारण से है वो समझता हूँ, और उसके अपोजिट कौन सा सेल्स है जिसको मैं बढ़ा देता हूँ, और वो बढ़ाने से ये चीज ठीक हो जाती है। सिंपल सा साइंस है। तो वो रागा जो विशेष रूप से, वैसे तो रागा तो लगभग इस समय अभी तक जो मैं काम कर चुका हूँ वो 30,000 रागा हैं जिनको मैं अभी तक समझ चुका हूँ कि इतने प्रकार के रागा होते हैं जो किन किन चीजों में काम आते हैं, और अनगिनत हैं। अभी तो रागा अनंत हैं, क्योंकि कलर का आप कॉम्बो करते जाएं, 3 कलर ने हजारों लाखों कलर पैदा कर दिए, तो रागा तो 10 हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये जो मैं पब्लिकली जो दे रहा हूं, जैसे कि आप में से किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो तो मैं पब्लिकली दे दिया कि आप ये रागा सुनो, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। क्योंकि हर एक रागा हर एक को नहीं दिया जा सकता जब तक उसकी पूरी चीजें जांच ना ली जाए। उसी प्रकार राहु केतु के लिए भी जो रागा हमने बनाया बहुत सोच समझ के दिया, और वो सब पे फायदा करता है। आप विश्वास मानिए, आपकी जिंदगी में ज्योतिष होने के नाते कह रहा हूं, कोई भी ग्रह उतनी प्रॉब्लम नहीं देता जितनी राहु केतु देते। अगर ये शांत कर लिए जाएं तो समझो आपने सब शांत कर लिया। सब ग्रह अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध होने लगते हैं यदि इन 2 ग्रहों को बैलेंस कर लिया जाए, और इसकी बैलेंसिंग के लिए ही मैंने ये रागे दिए हैं। आप लोगों को अगर मेरा सुझाव उचित लगे तो आप लोग इसको शुरू कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो आप देखें, सुने, समझाया गया, पूरा रागा दिया गया, उसकी एक टाइमिंग है। नाइट में सिर्फ आपको आधे घंटे के लिए सुनना और बहुत इम्पैक्ट आता है। ये सर मेरी शिफ्टों में ड्यूटी होती है, तो नाइट में डेली जैसे 3 दिन आपकी शिफ्ट चलती हो तब भी दिक्कत नहीं है, जेब में डाल लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, कुछ कर लीजिए, सुनते रहिए। भाई लेट की करें वैसे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर किसी स्थिति में ऐसे भी हैं, ठीक है, तो ऐसे भी सुन सकते हैं। और फिर एक बात, अगर आपकी नाइट शिफ्ट है, ये आपके लिए विशेष बता रहा हूं, अगर आपकी नाइट शिफ्ट है जिसमें आप 11 से 12 नहीं सुन पाते हैं, दिन में 11-12 भी होते हैं, तो दिन में सुन लीजिए, उसको रात पहले वो मैं बता दिया। देखिए अब सबको छूट नहीं देता हूं, आपके लिए छूट दे रहा हूं, सिचुएशनल होता है। 11-12 दिन में तो वो ग्रह लगभग अपने 12 घंटे की अवधि के बाद भी काफी हद तक बैलेंस होते हैं, तो दिन में भी 11-12 चल सकता है। लेकिन जिनको अगर अच्छे से रिजल्ट लेने हैं तो रात का, अब जैसे रात वाले को 100% मिलेंगे रिजल्ट, तो आपको 90% तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आप मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, ना कि आप मन की मक्कारी की वजह से।
तो मन की मक्कारी की वजह से जो करेंगे उन्हें तो कोई रिजल्ट है ही नहीं, उनके लिए तो कुछ बात ही नहीं है। क्योंकि मेरा अपना सीधा सा मानना है कि यदि आपके कर्मों में आपकी भाव शामिल नहीं है, यदि आपके कर्मों में आपका भाव शामिल नहीं है, तो आपका कर्म केवल कर्मकांड है। कहते हैं ना, एक कर्मकांड कर रहे हैं, तो कर्मकांड का अर्थ होता है कि जिसको करते वक्त आपके लिए अंदर से आत्मा है नहीं और आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो कर्मकांड हो गए। फिर वो चाहे प्रेम हो, फिर वो चाहे मैत्री हो, फिर वो चाहे ध्यान हो, फिर वो चाहे श्रद्धा हो, फिर वो चाहे मजदूरी हो, फिर वो चाहे दुकानदारी हो, जिस काम में आपका भाव नहीं है वो कर्मकांड है। तो कर्मकांडी नहीं होना चाहिए इंसान को, जो करे पूर्णता से करे। तो इजाजत मुझे या और किसी का कुछ हो तो बोल दो, ये शिकायत ना रहे कि सखा जी मिले भी नहीं। कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी यात्रा करें, और अब आप लोग चाहे वीडियो बनाएं, कुछ करें, हो सके मौन के साथ करें। जब तक यहाँ है थोड़ा शांत रह के करें, उपद्रव जैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, है ना। वरना आपने एक जगह अच्छे से खाया पिया और बाद में वहीं गंदगी फैला दी तो कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार आप आए मौन में रहे, उसी प्रकार मौन के साथ विदा हो। आपकी यात्रा पूर्ण।